ठीक है, लिखो जरा। इफ एफ इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, इफ एफ इज अ मोनोटोनिक फंक्शन इन ए कोमा बी, ए कोमा बी इंटरवल है, ए कोमा बी ओपन। एक्चुअली में इसके अंदर क्लोज भी हो तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मेरे को ए टू बी एरिया निकालना है, ए अगर इंक्लूडेड है नहीं इंक्लूडेड है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया काउंट नहीं होता ना। बात सुनते, तो इसके अंदर ओपन क्लोज दोनों चलेगा। ठीक है ना। अच्छा, देन द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, then the area bounded by y equal to f of x and y equal to f of k, where k is any number between a and b, where k is any number between a and b, where k is any number between a and b, and between the ordinates x equal to a and x equal to b, x equal to a and x equal to b will be minimum, will be minimum if k is a plus b by 2, will be minimum if k is a plus b by 2। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसको समझ लो पहले। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का मतलब समझ लो। वो ये बोल रहा है कि लेट से हमारे पास एक मोनोटॉनिक फंक्शन है ए टू बी के बीच में। मोनोटॉनिक का मतलब क्या है, या तो हमेशा वो इंक्रीजिंग है या तो हमेशा वो डिक्रीजिंग है। मोनोटॉनिक है, या तो हमेशा वो इंक्रीजिंग है या तो हमेशा वो डिक्रीजिंग है। ये चीज क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट। अब एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू एफ ऑफ के। अब के अगर कोई कांस्टेंट है तो एफ ऑफ के भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये y इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जैसे जैसे के चेंज करेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज करती रहेगी। मैं बोलने को y इक्वल टू सी भी बोल सकता था, लेकिन y इक्वल टू एफ ऑफ के बोलना था क्योंकि के का रिलेशन चाहिए। तो ध्यान से देखो जरा, अगर एफ ऑफ के हुआ यहाँ पे तो एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स आएगा ये, हाँ या ना। अगर थोड़ा सा ऊपर लेके गया तो एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये हट जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर लेके गया एरिया बाउंडेड और कम हो जाएगा। और ऊपर लेके गया अब एरिया बाउंडेड आएगा ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, हाँ या ना। और ऊपर लेके गया तो एरिया बाउंडेड आएगा ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। फिर थोड़ा और ऊपर लेके गया एरिया बाउंडेड आएगा ये वाला पार्ट। फिर थोड़ा और ऊपर लेके गया एरिया बाउंडेड आएगा ये वाला पार्ट। अब बढ़ना शुरू कर देगा। ऐसे अगर इसको इससे नीचे लाया तो एरिया बाउंडेड और ज्यादा बढ़ेगा। तो नीचे की तरफ लेके क्या बढ़ेगा, ऊपर की तरफ लेके क्या बढ़ेगा, तो बीच में कहीं ना कहीं मिनिमम आएगा। तो कब मिनिमम आएगा एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस कर्व। एरिया होगा क्या, दोबारा देखो जरा। ये एफ ऑफ के है, वाई इक्वल, ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो ये एरिया बाउंडेड की बात है। ये समझे? तो ये वाला एरिया जो है ये मिनिमम कब होगा, जब जो के है वो ए प्लस बी बाय 2 होगा। मतलब ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट लो। के ए प्लस बी बाय 2 आया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हाइट आएगी फंक्शन की वो क्या होगी, एफ ऑफ के होगी।
और उस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, उस लाइन का जो एरिया आएगा कर्व के साथ, वो क्या होगा, मिनिमम। ये वो बोलता ए प्लस बी बाय टू दोबारा ए प्लस बी बाय टू करके मिड पॉइंट निकालो, राइट। उस मिड पॉइंट पे जहां पे वो फंक्शन को टकराएगा, इसको भूल जाओ, ठीक है, ये कर्व है। अब हमें वो लाइन निकालनी है जिसका इस कर्व के साथ जो एरिया बाउंडेड होगा वो मिनिमम होगा। तो के पे वर्टिकल लाइन लगाओ, के क्या है, ए प्लस बी बाय टू, वहां पे वर्टिकल लाइन लगाओ, ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, हाइट क्या आएगी इसकी, एफ ऑफ के। इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, ये जो लाइन आएगी y इक्वल टू एफ ऑफ के, इस लाइन का जो एरिया आएगा कर्व के साथ, वो एरिया क्या होगा, मिनिमम। ये समझ में आया, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट की बात हो रही है। अब एक काम करो, पूरी लाइन दोबारा रीड करो, जो स्टेटमेंट लिखवाई है वो स्टेटमेंट रीड करो दोबारा। क्लियर है, यही लिखा है, राइट। अब हमें के निकालना है, प्रूव करना है कि के ए प्लस बी बाय टू होगा। तो अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है, इस पॉइंट तक अपर कर्व क्या है, ये। तो एरिया क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, ए से लेके के तक, ठीक है। के की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ए प्लस बी बाय टू है, के की वैल्यू निकालनी, राइट। अच्छा, अब प्लस अगला पार्ट के से लेके बी तक। अब के से लेके बी तक अपर कर्व क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के डीएक्स, ये आया एरिया, ठीक है। अब इस एरिया की क्या वैल्यू निकालनी है अपने को, मिनिमम। भैया इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, जहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी। तो बस डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव करने के लिए ध्यान से देखो, मेरे को किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, के, क्योंकि के अकॉर्डिंगली हमें वेरी करना है। तो के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव करना है। अब के अकॉर्डिंगली अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, डी बाय डी के ऑफ ए के, इधर डी बाय डी के। अब खुद सोचो क्या होगा कि इंटीग्रेशन तो एक्स का हो रहा है, तो इसका जब भी इंटीग्रेशन होगा उसके अंदर के एंड ए आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन के साथ क्या आ जाएगा, डायरेक्टली एक्स। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन होगा, इसके साथ एक्स आ जाएगा, हाँ या ना, राइट। अब मैंने चारों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, तो क्या आ जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, पहले अलग अलग कर देते हैं, एक है क्या आ गया, एफ ऑफ के डीएक्स इंटीग्रेशन ए से लेके माइनस इंटीग्रेशन ए से लेके के एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन के से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन के से लेके बी एफ ऑफ के डी के। अब देखो एफ ऑफ के तो एक्स पे डिपेंड नहीं करा, तो एफ ऑफ के बाहर आ गया, ए से लेके के, यहाँ पे एफ ऑफ के बाहर आ गया, ये डी एक्स है, हाँ, इंटीग्रेशन के से लेके बी, ये क्लियर है, श्योर। अच्छा अब देखो जरा, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा, के माइनस ए, उसका फिर से डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, वन, ए का वन हो जाएगा, ए का तो जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके वापस क्या आएगा, वन। तो ए के का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के, और इसका तो वन ही है, तो वन इंटू एफ ऑफ के माइनस, अब यहाँ पे लगेगा डिफरेंस, डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव, दैट इज न्यूटन लेबनिज थ्योरम, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है, इसके अंदर तो कोई था ही नहीं ना, राइट। क्या आएगा, पहले के पुट करो, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के आ गया, अब इंटू के का डेरिवेटिव वन, माइनस ए पुट करके एफ ऑफ ए इंटू ए का डेरिवेटिव जीरो, प्लस बी पुट किया तो एफ ऑफ बी इंटू बी का डेरिवेटिव
0 माइनस एफ ऑफ के इंटू के का डेरिवेटिव 1 माइनस एफ ऑफ के। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ गड़बड़ हुई है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पहले छोटी सी गड़बड़ कर दी थी भैया, के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रहा ना, तो ये भी के पे डिपेंडेंट है, के माइनस से आएगा इंटीग्रेशन करके, ये भी एफ ऑफ के है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, दैट्स सिर्फ ये गड़बड़ हुई। ठीक है, वो छोटी सी गड़बड़ होगी, तो ध्यान से देखो जरा प्लीज। एक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा। ठीक है, पहले मैंने इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा ना अपर लिमिट माइनस फोर लिमिट। तो देखो इधर इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, ए का कांस्टेंट है 0, के का 1, एफ ऑफ के बचा, माइनस एज इट इज, ये इंटीग्रेशन एज इट इज, सॉरी डिफरेंशिएशन करना ना इसका, तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगी। के पुट किया तो एफ ऑफ के इंटू के का डेरिवेटिव 1, माइनस ए पुट करके एफ ऑफ ए इंटू ए का डेरिवेटिव 0, वो तो गया, प्लस बी पुट करके इंटू बी का डेरिवेटिव 0 तो हो गया, माइनस के पुट करके एफ ऑफ के इंटू के का डेरिवेटिव 1 तो बचा माइनस एफ ऑफ के, माइनस एज इट इज, अब प्रोडक्ट रूल, एफ डैश के, ये एज इट इज, एफ ऑफ के एज इट इज, इसका डेरिवेटिव इसका 0, इसका माइनस 1, तो इधर माइनस आ गया। अब देखो, ये एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के कटा, माइनस एफ ऑफ के, ये माइनस इंटू माइनस प्लस एफ ऑफ के कटेगा। अब इधर से एफ डैश के एंड एफ डैश के कॉमन, क्या बचा, के माइनस ए माइनस बी प्लस के, तो एफ डैश के इंटू 2 के माइनस ए प्लस बी, ये आ गया ए के डैश। अब इसको इक्वल टू 0 करो, तो 2 के इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी, तो के क्या आ गया, आ रहा था। ठीक है, पहले बस प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया था हमने, बट अदरवाइज सही था। क्लियर हुआ ये चीज, ध्यान से देख लो। राइट, तो ये क्या कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अगेन ये पूरा का पूरी चीज क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, ए टू बी इंटरवल का मिड पॉइंट लो, वहां पे जो हाइट आएगी उस हाइट पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन का गिवन कर्व के साथ जो एरिया बाउंडेड होगा वो क्या होगा, मिनिमम।
वो एरिया बाउंडेड मिनिमम होगा। ये क्लियर हुआ? पक्का कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो। यस सर। क्या हो गया? क्या बोल रहा? या नहीं अभी इसको जीरो करके आ जाएगा ना? एक बार डेफिनेशन लिख लो जरा उसकी। डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग independent variable an equation containing independent variable ब्रैकेट में लिख लो x, ब्रैकेट में लिख लो x, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ब्रैकेट में लिख लो y एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स and differential coefficients and differential coefficients of y with respect to x, of y with respect to x is called differential equation. Of y with respect to x is called differential equation. Obviously constant वगैरह तो आ ही सकते हैं, उसका नहीं कोई लेना देना है, बट क्या होना चाहिए? x y dy by dx, मतलब अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन जो बना के देगा वो मेरे को क्या बना के देगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, एक्स एंड वाई की टर्म्स आ रही हैं, कुछ कांस्टेंट आ रहे हैं, उनको कंबाइन किया गया, दैट्स इट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? अब डिफरेंशियल इक्वेशन का काम एक्चुअली में पता क्या है, देखो हम रियल लाइफ के अंदर रेट चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम रियल लाइफ के अंदर रेट चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए फोर्स की इक्वेशन क्या होती है? एम डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन नहीं है, एम डीवी बाई डी टी है, तो उसको भी रेट चेंज के हिसाब से हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, तो हम चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं नेचर में, राइट? और वो रेट चेंज जो देगा हमें, वो क्या देगा? वो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना होता है? इक्वेशन निकालनी होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? कि जो डीवाई बाई डी एक्स वगैरह आ रहे हैं, इन डीवाई बाई डी एक्स को हटाना, इन सारे के सारे डीवाई बाई डी एक्स को हटाना होता है। ये समझ में आया? बस उन्हीं को हटाने का काम चल रहा है अभी, ठीक है? क्लियर हुआ? राइट? तो इसके लिए सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, इसकी बिल्कुल बेसिक चीजें ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेशन करने का 3-4 मेथड्स हैं, उनको सीखेंगे। दैट्स इट, इस पूरे चैप्टर में बस यही है, ठीक है? चलें, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया, डेफिनेशन क्या है, राइट? आगे लिखो जरा। सॉरी, हाँ कुछ भी हो सकता है, वो भी उल्टा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखो, इसको फर्स्ट पॉइंट नाम दे दो डेफिनेशन को। If all the differential coefficients all the differential coefficients are present
with respect to same if all the differential coefficients are present with respect to same independent variable, then that is called ordinary differential equation. Ordinary differential equation. इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, if differential coefficients are present if differential coefficients are present with respect to more than one with respect to more than one independent variable, with respect to more than one independent variable, then it is partial differential equation. Then it is partial differential equation. Then it is partial differential equation. जैसे ये जो लिखी है, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं वो x के विद रिस्पेक्ट टू सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको क्या बोलेंगे, ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अगर ऐसा है, अब एक x के विद रिस्पेक्ट टू एक z के विद रिस्पेक्ट टू आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट. ये वाली जो चीज है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तुम्हें मिलेगी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जाके, इंजीनियरिंग के अंदर, डिग्री कॉलेज के अंदर फर्स्ट या सेकंड ईयर में जाके. अभी हमारे जो जेई सिलेबस के अंदर है वो है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम इसके विद रिस्पेक्ट टू सारा का सारा काम करेंगे. मतलब जितना भी तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो सिंगल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, दैट एक से ज्यादा नहीं हो सकते. ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. ठीक है. आगे लिखो थर्ड पॉइंट. differential equation represents differential equation represents family of curve which share some common characteristic or property, which share some common characteristic or property. ठीक है. अब देखो, जैसे देखो, मान लो मैंने लिया कॉन्स्टेंट, ठीक है, dy बाय dx दैट इज y डैश दैट इज इक्वल टू 5 रैंडम. राइट. अब ये कौन सी फैमिली ऑफ कर्व है? उसके लिए इसको इंटीग्रेट किया, क्या आ जाएगा, y 5 के साथ आ जाएगा 5x प्लस. अब मेरे को मालूम है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, 5. बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप इज ऑलवेज 5. तो इंटीग्रेट करके मेरे को वो सारी की सारी कर्व्स मिलेंगी जिनका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, 5. ये समझ में आया? ये समझ में आया? राइट. तो बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सिंगल कर्व की नहीं आई, फैमिली ऑफ कर्व्स की है. राइट. क्योंकि सी चेंज करते रहोगे तुम्हें पैरेलल लाइंस मिलते रहेंगे, लेकिन वो सारी की सारी पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होगी, 5. तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं.
हाथ नीचे, पीठ सीधी। ये समझ में आया? अब जैसे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। रेडियस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटर क्या है? ओरिजिन। अब डेरिवेटिव किया, तो वाई डैश क्या आ गया? -2x बाय 2y, कटा तो dy बाय डी एक्स क्या आ गया? -x/y। तो ये क्या आ गया? ये आ गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, जो बेसिकली एक सर्कल की है जिसका सेंटर क्या है? हमेशा ओरिजिन। रेडियस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटर हमेशा ओरिजिन है। ये उस सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कंसेंट्रिक तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिन है, ठीक है ना? कंसेंट्रिक बट सेंटेड एट ओरिजिन, ऐसा बोल सकते हैं। कंसेंट्रिक तो है ही है, लेकिन ओरिजिन पे सेंटर है इसका। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट, ये नोट करो, ये दोनों एग्जांपल नोट कर लो। इसके अंदर लिख लेना, इट रिप्रेजेंट्स अ कर्व whose slope is always phi, it represents a circle whose center is always origin। अगला पॉइंट लिखो, द फैमिली ऑफ कर्व, द फैमिली ऑफ कर्व obtained after, the family of curves obtained after integrating, the family of curves obtained after integrating the given differential equation, obtained after integrating the given differential equation ठीक है, the family of curves obtained after integrating the given differential equation free from differential coefficients, free from differential coefficients and containing arbitrary constants, and containing arbitrary constants is called general solution, is called general solution of the given differential equation, is called the general solution of given differential equation। अब ये लाइन के अंदर ना, ठीक है, ध्यान से चेक करो क्या बोल रहा है, कि अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद जो एक इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर अब जो इंडिपेंडेंट होगी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से, मतलब अब उसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोई भी नहीं बचेगा। हाँ या ना? उसके अंदर कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं बचेगा। तब अच्छा, साथ में एक और वर्ड हमने ऐड किया, क्या? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कंटेन होंगे। अब यार ये वर्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? ठीक है, पहली बात तो देखो, इसको इंटीग्रेट किया तो ये सी आ गया, ये सी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे। इन जनरल जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, मतलब देखो, हमें पता है ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू वेरी करेगी करेगी तो डिफरेंट कर्व्स मिलेंगी। मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज करने पे जो भी फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगी दे विल शेयर द सेम प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी। वो कांस्टेंट ऐसा है, ठीक है, वो कांस्टेंट एक ऐसा है जिसकी वैल्यू वेरी करने के बाद, देखो नाम कांस्टेंट है लेकिन हो वेरी रहा है, ये भी समझ लो, क्योंकि एक वैल्यू डालोगे इस कांस्टेंट की तो एक पर्टिकुलर कर्व आएगी, अगली वैल्यू डालोगे एक और कर्व आएगी, अगली कर्व डालोगे एक और कर्व आएगी। इस तरीके से वो सारी की सारी हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाएंगी, लेकिन वो फैमिली ऑफ कर्व्स की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? वो सेम प्रॉपर्टी रहेगी सारी की सारी। तो ऐसे कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे रेडियस है,
अब रेडियस को वेरी करने पे जो हमारा ये वाली प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी थी क्या, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, चेंज कर रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आर क्या है हमारे लिए, या आर स्क्वायर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एंड यस, आर स्क्वायर यहाँ पे कैसे जनरेट होगा, यहां से कैसे जनरेट होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो अपने आप आर स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ में आया, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ में आया, पक्का, श्योर। ये लाइन समझ में आई, ये लाइन क्या बोल रही है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी रही होगी उसको इंटीग्रेट करने के बाद पहली बात तो हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं बचने चाहिए, और डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। दैट मींस आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। वो जो इक्वेशन मिलके आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। वो कर्व रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली। डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालनी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वही चीज ये बोल रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर लिखो द ऑर्डर ऑफ द highest order differential coefficient present, the order of the highest order differential coefficient present, the order of the highest order differential coefficient present in the equation, present in the equation is called order of the differential equation, is called the order of the differential equation। ठीक है, ये लाइन रीड करने में थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट वो बोल क्या रहा है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ढूंढना है तो इसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वही ऑर्डर बनेगा पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर है, बात खत्म। तो ये लिखा हमने, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो ऑर्डर होगा वही पूरी इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ये हमने लिखा हुआ है। एक बार रीड कर लो लाइन, कंफ्यूजन अगर हो रही है तो लाइन रीड कर लो, पता चल जाएगा। समझ आ गया? अब ये लिख के इसके नीचे लिख दो ऑर्डर इज 3। चलें, इसके आगे एक लाइन छोड़ के लिखो इसी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर, द एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर
differential coefficient in the equation is called the degree of differential equation. Is called the degree of differential equation. Is called the degree of the differential equation. इसी के साथ कंटिन्यूशन में लिखो, प्रोवाइडेड, ये जो अभी लाइन लिख रहा हूं ना, लिखवा रहा हूं ना मैं, इसको अलग रंग से लिखो, हाईलाइट करना है इसको, या अंडरलाइन कर लेना है जिनके पास अलग रंग नहीं है, ठीक है, वो हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, provided all the differential coefficients are present in the polynomial form, are present in the polynomial form, ब्रैकेट में लिखो, that is power is whole number। पोलिनोमियल फॉर्म में मतलब क्या होता है कि पोलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। क्लियर है? ठीक है, अब इस चीज का मतलब समझो, ठीक है। देखो, प्रोवाइडेड से पहले वाली स्टेटमेंट, अब ध्यान से देखो, इधर ऑर्डर 1 की पावर 2 आ रही है, ऑर्डर 2 की पावर लेट से 4 आ रही है, ऑर्डर 3 की पावर 1 आ रही है। हमें चाहे छोटों की पावर ज्यादा है, बट इनको देखना ही नहीं है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला, जिसके थ्रू ऑर्डर हम डिफाइन कर चुके हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला टर्म पकड़ो, उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर होगी वो डिग्री होगी, चाहे बाकियों की ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता। तो जो टर्म, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारा ऑर्डर डिफाइन कर रहा है, उसी की पावर डिग्री डिफाइन करेगा। अब लेकिन ऐसा हो सकता है वाई डबल डैश का स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई वाई डबल डैश का क्यूब प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या चीज है? अब वाई डबल डैश जो आ रहा है वो दो बार आ रहा है, एक के अंदर पावर 2 आ रहा है, एक के अंदर पावर 3 आ रहा है। तो अब दोनों में से दोनों सेम आ रहे हैं, अब इसका ऑर्डर क्या जाएगा, 2। हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, 2। अब दो डिफरेंट है उसकी टर्म, अब दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वो लेंगे, तो इसका डिग्री क्या जाएगा अब 3। तो इस केस में डिग्री 3 होगा एंड इस केस में डिग्री 1 होगा। बट अब हमने आगे के लिखा, प्रोवाइडेड कि सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं, उनकी पावर होल नंबर में आ रही है, पोलिनोमियल फॉर्म में आ रहा है। अब जैसे ये देखो, वाई डबल डैश प्लस लॉग वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई, राइट। अब देखो, पोलिनोमियल फॉर्म में जो होती है उसके अंदर अलजेब्रा है, ना कोई साइन है, ना कोई कोस है, ना कोई टैन है, ना कोई लॉग है, ना कोई एक्सपोनेंशियल है। दैट इज अलजेब्रा की फॉर्म में लाना, मतलब हर एक जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो बाहर होना चाहिए किसी भी फंक्शन से। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला मोटिव क्या बनता है, अगर इसका ऑर्डर, ऑर्डर तो देखो 2 रहेगा, अगर इसकी डिग्री डिफाइन करनी है तो सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए, इस बाई डैश को बाहर लाना। अब इस वाई डैश को बाहर लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके गया, लॉग ई वाई डैश, क्या चला जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई डबल डैश। तो ये वाई डैश क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई डबल डैश। देखो, एक को बाहर लाए तो दूसरा ई की पावर में चला गया, तो दूसरा नॉन पोलिनोमियल बन गया, आ गया ना। तो जो मर्जी कर लो, यहां पे इस इक्वेशन में दोनों के दोनों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को मैं पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं ला सकता। तो अगर नहीं ला सकता तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, तो इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा, ऑर्डर तो इसका 2 ही आएगा। तो यस, ऐसी स्टेट में ऐसी कंडीशन आ सकती है, ऐसी क्वेश्चन हो सकता है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है बट ऑर्डर डिफाइंड है। ये समझ में आया? ये तीनों एग्जांपल लिखो एंड इसके लिखने के बाद मैं एक लाइन लिखवाता हूँ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्डर तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर,
डिग्री उसकी पावर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर। डिग्री तो पावर को बोलता है ना, जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है, 2। वो तो पावर होती है ना डिग्री। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन से ऑर्डर का प्रेजेंट है, वो ऑर्डर हो। फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं देखा था हमने, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर है, कौन से कितनी बार डेरिवेटिव करके वो टर्म रखी गई है, वो ऑर्डर डिफाइन करेगा। बिल्कुल, उसकी पावर कंसीडर करेंगे, वो डिग्री डिफाइन करेगा, बिल्कुल। हाँ, इसके बाद लिखवाना ना, लिख लिया जाए। इसके आगे लाइन लिखो, order of the differential equation is always defined, order of the differential equation is always defined, order of the differential equation is always defined, but degree may or may not be, but degree may or may not be. But degree may or may not be. ये क्लियर हुआ, राइट? ठीक है। एक एग्जांपल देख लो जस्ट, साइन y डबल डैश दैट इज इक्वल टू x प्लस एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर क्या है, 2। बट डिग्री देखने के लिए मेरे को साइन हटाना पड़ेगा, और साइन इस तरीके से हटाना है कि जितने भी डिफरेंशियल ऑर्डर, डिफरेंशियल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पोलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, वो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए, राइट? एंड सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो मैंने साइन को इधर लेके गया, तो वाई डबल एस क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और ये तो हो सकता है, डिफरेंशियल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए किसी भी फंक्शन के अंदर इनको, ये हो सकता है। तो यस, इसकी डिग्री क्या है अब, 1। इसकी डिग्री डिफाइंड है, इसकी डिग्री क्या जाएगी, 1। तो यहाँ पे आफ्टर मैनिपुलेशन यस हम इसके डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन में देख के हमने बोल दिया, नहीं, मैनिपुलेशन करनी, मैनिपुलेशन करने के बाद अगर उसको मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में ला सकता हूँ। हमें तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का है ना, एक्स वाई वगैरह चले जाए किसी भी फंक्शन के अंदर। हमने क्या लिखा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, वो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए, एंड उन सबकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तब जाके डिग्री डिफाइन। क्लियर हुआ? हाँ भाई, नोट कर लो।